हाँ चलो। पिछले दिन परफेक्ट कंपटीशन पढ़े, जिसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स था। दो तरह का मार्केट फॉर्म है, परफेक्ट और दूसरा इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट में फिर तीन आता है। कौन कौन सा? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक। अब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रखे हैं और आज बारी है किसका? मोनोपोली का। ठीक। देखना ध्यान से, मोनोपोली दो वर्ड से बना है, एक मोनोज और दूसरा पोलस। मोनोज का मतलब होता है क्या? सिंगल। और पोलस का मतलब क्या हो गया? सेलर। मतलब जब कोई ऐसा मार्केट फॉर्म जहां पे कोई एक ही आदमी सामान को बेचने वाला हो, उस तरह के मार्केट फॉर्म को क्या बोलते हैं? मोनोपोली। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? दूसरा, मोनोपोली रेफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ए, ध्यान देना अभी बताए थे, सिंगल सेलर। सिंगल सेलर का मतलब, क्योंकि इसका वर्ड से ही इसका मीनिंग डिराइव हो रहा है। ठीक। सिंगल सेलर सेलिंग ए प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब, मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में जो गुड्स बिकता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके बदले कोई और गुड्स अगर तुम खरीदना भी चाहो तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़े थे कि जो गुड्स था वो होमोजीनियस था। होमोजीनियस पढ़े थे, जिसका मतलब शेप, साइज, कलर सब में एक था। तो अगर मान लो कोई आदमी ज्यादा दाम भी अगर चार्ज कर रहा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन था ना कि दूसरे दुकानदार से लेने का। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? चूंकि परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था, इसलिए प्राइस एक रहता था। बोलो हाँ या ना? पर यहां देखो, क्या गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? नहीं। एग्जाम्पल क्या है? रेलवेज इन इंडिया। इसी से समझना, भारत में अगर तुमको रेलवे से ट्रेवल करना है तो टिकट एकमात्र कौन प्रोवाइड कर सकता है? भारतीय रेल। तुम्हारे पास एयरवेज का बहुत सारा ऑप्शन है, शिप में भी है, बस में भी है। पर अगर भारत में कहीं भी रेल से तुमको ट्रेवल करना है तो टिकट कौन देगा? आईआरसीटीसी, मतलब इंडियन रेलवे। अभी नहीं कहना कि मेरे घर बगल वाला भी टिकट देता है, अरे बैल आदमी वो तो खाली काटता है, टिकट तो अल्टीमेटली आता कहाँ से? आईआरसीटीसी। अब हमको एक बताओ, अगर तुमको मन है कि हम भारत में रेल से ट्रेवल भी करें और टिकट भारतीय रेल से नहीं लें, कोई ऑप्शन उपलब्ध है? खोल लो, आगे बढ़ जाओ। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? इसका मतलब रेलवे मेरा परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट का। यहां तक समझ में आ रहा? अगला, मोनोपोली में ना कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम जो है ना बाद में देखेंगे, जब मतलब पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे उसके बाद रिवीजन के तौर पे। सबसे पहला इसमें क्या है? सिंगल सेलर। नाम से ही पता चला था मोनोज और पोलोस में कि सिंगल सेलर। सिंगल सेलर का मतलब क्या हो गया? देयर इज ए सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट। आगे, द मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग। ध्यान देना, परफेक्ट कंपटीशन में कल पढ़े थे ना, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर। इंडस्ट्री प्राइस मेकर था, फर्म प्राइस टेकर था। पर बताओ, मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में आईआरसीटीसी ही टिकट बनाता भी है और वही टिकट बेचता भी है। तो बताओ, इस केस में क्या मेकर और टेकर में कोई डिफरेंस है? तो क्या बोल सकते हैं, जो इंडस्ट्री है वही फर्म भी है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि वो तो गैप ही ना नहीं रहा, क्योंकि जो बना रहा है वही बेच भी रहा। इसका मतलब क्या हो गया? जो इंडस्ट्री है और जो फर्म है दोनों क्या है? एक है। बोलो। इसीलिए क्या लिखा है? इंडस्ट्री एंड फर्म आर वन, वन एंड सेम थिंग। आगे क्या है? मोनोपोलिस्ट हैज कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट का मतलब जो आदमी उस मोनोपोली वाले बिजनेस में है उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। ठीक। जैसे इंडियन रेलवे क्या हो गया? मोनोपोलिस्ट। अब बताओ, इंडियन रेलवे कितना टिकट इशू करेगा? इस पे तो रेलवे का ही ना अधिकार। कितना टिकट इशू करेगा उसका भी सप्लाई। जैसे मान लो इंडियन रेलवे को मन होता है दुर्गा पूजा में या छठ में स्पेशल ट्रेन चला देता है। अभी राम मंदिर के लिए स्पेशल कुछ ट्रेन चल रहा है, फिर जब जरूरी नहीं होगा हटा देता है। इसका मतलब सप्लाई पे उसका अपना कंट्रोल है। दूसरा, किस प्रोडक्ट पे कितना प्राइस चार्ज करेगा? जैसे एसी का अलग, स्लीपर का अलग, जनरल का अलग, सब पे उसका अपना कंट्रोल है कि नहीं? तुम कहने जा सकते हो कि नहीं इसको ज्यादा लिए हमको कम लिए? नहीं कहोगे, खुल लो। समझ में आ रहा? इसका मतलब मोनोपोलिस्ट का जो है दो चीज पे कंट्रोल रहता है, किस पे? सप्लाई पे और दूसरा प्राइस पे। यहां तक समझ में आ रहा? अगला, ये था किसका टर्म? सिंगल सेलर का। इसमें कोई दिक्कत है? आगे
नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो गुड्स है उसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है इसका मतलब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब अवेलेबल नहीं है। अब बताओ इंडियन रेलवे में टिकट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? नहीं। तो क्या लिखा है? द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए मोनोपोलिस्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट क्यों लिख रहा? आगे, नो फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कोई ऐसा हो सकता है कि हम मेरा मेरा घर में मान लो लोहा का काम होता है, हम क्या करें, लोहा का एक बड़ा सा बॉगी बना लें और ट्रेन पे पटरी पे दौड़ा दें, ऐसा हो जाएगा? नहीं, अलाउ ही नहीं करेगा। इसका मतलब कोई नया फर्म या कोई नया बिजनेस, जैसे मान लो कोई अभी एयरलाइंस का बिजनेस कर रहा है, कोई नया प्लेयर मार्केट में इंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, जिसके पास पैसा होगा ऑब्वियसली। बसे में जैसे मान लो जो बस चला रहा, कोई नया आदमी भी तो बस का ओनर बस उस रूट में चलाता है। पर बताओ रेलवे के साथ ये सीन है? नहीं है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि रेलवे को कंपटीशन का तो दिक्कतें नहीं है उसको। लोग तत्काल में और वेटिंग लगा लगा के टिकट कटाता है, उसको कंपटीशन है? कंपटीशन रहता तो वेटिंग काट पाता? बताओ, नहीं। तो क्या लिखा है? नो फियर ऑफ कंपटीशन। किससे? ना तो मौजूदा से और ना आगे आने का चांस। निठा, खत्म, कोई नहीं। अगला, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाई NBPDCL इन पार्ट्स ऑफ बिहार। एग्जाम्पल बेगूसराय। तुमको अगर भारत बेगूसराय में अगर बिजली लेना तो नॉर्थ बिहार साउथ बिहार करके दो अलग अलग जोन में बांटा है बिहार में इलेक्ट्रिसिटी को। तो अगर तुमको बिजली लेना है तो जो सरकारी बिजली का है लाइसेंस वो भी सरकार दिया हुआ है, इसको बिल अगर आता होगा तो देखना बेगूसराय। तो अगर तुमको बिजली का कनेक्शन लेना है, इसका मतलब एकमात्र तुमको सप्लायर कौन मिलेगा? यही ना। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? चूंकि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, सर है मेरे पास सौर ऊर्जा है, उसका रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं। सौर ऊर्जा हो गया, इन्वर्टर हो गया, वो एक दूसरे का रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट नहीं है बिजली का। अगला, हाउएवर द प्रोडक्ट मे हैव डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट लाइक इन्वर्टर एंड जनरेटर। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? मतलब बिजली का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका अल्टरनेटिव है तुम्हारे पास। किस रूप में? इन्वर्टर या जनरेटर के रूप में। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अगला, 2 पॉइंट पढ़ लिए, कौन कौन सा? सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तीसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन बताए थे, चट्टी रोड से 20 को पैकेट कुरकुरे का लेके जीडी कॉलेज गेट बैठ सकता था, आना फ्री जाना फ्री। बताओ, पर इसमें ऐसा कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गवर्नमेंट तुमको ये अलाउ ही नहीं करेगा। तो क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर, बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री का मतलब समझ में आता है? बैरियर टू एंट्री, जैसे मान लो किसी जगह तुमको इंटर करना है, वहां गेट लगा दिया कि आगे कोई अब नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो बैरियर। बैरियर का मतलब होता है अवरोध, हर्डल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आया? हर्डल, हर्डल दौड़ उड़ने होता, ऐसे तरफा उलट गया ऐसा, ठीक। स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। मतलब ना तो कोई नया बिजनेस इंटर कर सकता है और ना मौजूदा जा सकता, ठीक। अगला, हेंस ए मोनोपोली फर्म कैन अर्न, ध्यान देना, एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द कहां? लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन को याद करो, उसमें बताए थे कि परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट में लॉन्ग रन में कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकता, शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता। याद है कुछ बताए थे? कुछ दिनों के लिए तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो परफेक्ट कंपिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में, पर मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में तुम अगर चाहो तो लॉन्ग रन में भी क्या कमा सकते हो? एबनॉर्मल प्रॉफिट। हम क्या बात बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? जो नॉर्मल मार्केट कमा रहा है उससे ज्यादा प्राप्त करना। तो परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में दो तरह का टाइम पीरियड होता है ना, एक शॉर्ट रन दूसरा लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में क्या पढ़े थे कि कोई बिजनेस शॉर्ट रन में तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, लॉन्ग रन में नहीं। परफेक्ट वाले में पढ़े थे। पर इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि ये शॉर्ट रन में तो कमा ही सकता है, लॉन्ग रन में भी कमा सकता है। क्या? एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन फॉर्म ऑफ मार्केट?
मोनोपोली, इसीलिए इसको लाल कर दिए हैं, ये एमसीक्यू में पूछेगा। समझ में आ रहा? अगला, बैरियर्स में बी कॉज्ड थ्रू, यहां जो एक वर्ड था ना बैरियर टू एंट्री, तो सर बैरियर टू एंट्री का मतलब कैसे, कोई क्या करेगा, रेलवे अपने कैंपस के आगे बैरियर लगा लेगा? नहीं, बैरियर जो है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो क्या लिखा है, लीगल रिस्ट्रिक्शन, लाइसेंसिंग, और यहां एक वर्ड है ना कार्टेल, इस पे आगे हम इसका ये है स्लाइड बताते हैं, ये तीनों चीज का आगे है रिस्ट्रिक्शन। क्या है, रीज हाँ, रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली में बैरियर टू एंट्री है फर्म का, वो बैरियर कैसे हो सकता है, पहला गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, मान लो तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने का गवर्नमेंट एकमात्र तुम ही को अधिकार दिया है पूरे इंडिया में, इसका मतलब तुम्हारा उस क्षेत्र में, अब बताओ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली जनरेट हो जाएगा कि नहीं? क्यों, कोई नया बिजनेस अगर अर्न शुरू भी करना चाहे तो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस ही नहीं देगा। मान लो हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट जो है टाटा, टाटा कंपनी नाम सुने, टाटा कंपनी टाटा कंपनी को मान लो गवर्नमेंट बोला क्या, हम आपको परमिशन देते हैं कि आप सेना के लिए ना व्हीकल बनाइए पहाड़ पे चढ़ने वाला, और पूरे भारत में हम केवल आप ही को देंगे। अब हमको एक बात बताओ, कोई दूसरा अगर प्लेयर मार्केट में इंटर भी करना चाहे तो बना तो सकता है, पर गवर्नमेंट उससे लेगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वो लाइसेंस किसको दिया हुआ, केवल टाटा को। तो क्या बोल सकते हैं, ये बैरियर गवर्नमेंट लाइसेंसिंग के थ्रू किया गया। दूसरा, ये बैरियर और कैसे क्रिएट किया जा सकता है, पेटेंट राइट के जरिए। पेटेंट राइट के जरिए मतलब, जैसे मान लो इंडियन गवर्नमेंट किसी XYZ कंपनी को बोला क्या कि आप सेना के लिए ना एक बेजोर किस्म का हथियार बनाइए, और अभी चूंकि अवेलेबल नहीं है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ रहा, खोज कीजिए कि सेना को कैसे उन्नत किस्म का, मतलब अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या मिल सकता है हथियार। मान लो XYZ कंपनी 4 साल घनघोर मेहनत करने के बाद ना वो हथियार बना लिया। अब गवर्नमेंट उसको क्या बोलेगा कि चूंकि 4 साल आप मेहनत करके इस हथियार को बनाए हैं, तो अब इस हथियार को बनाने का आगे 20 साल तक पेटेंट हम आपको दे देते हैं। इसका मतलब अब कोई नया प्लेयर वो हथियार अगर उससे बढ़िया भी बना लिया या वैसा सेम बना भी लिया तो गवर्नमेंट को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वो लाइसेंस किसको दे रखा है, XYZ को। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा? और ये चीज पूछता है, इसीलिए लिख दिए हैं, द पीरियड फॉर विच पेटेंट राइट आर ग्रांटेड इज नोन एज पेटेंट लाइफ। जैसे भी तुमको बताया ना, हथियार का लाइफ कितना दिन तक गवर्नमेंट उसको दिया था, 20 साल, तो वो 20 साल क्या हो गया, पेटेंट का लाइफ। हो सकता है 20 साल के बाद गवर्नमेंट किसी और को ये पेटेंट ट्रांसफर कर दे। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? तो जितना दिन के लिए तुमको पेटेंट का अधिकार मिला है उसी को क्या बोलते हैं, पेटेंट का लाइफ। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में पक्का आएगा, नाम है इसका कार्टेल। क्या नाम है, कार्टेल। अब कार्टेल क्या होता है, इसके पहले हम तुमको कुछ किस्सा बता देते हैं। देखो, गल्फ कंट्री तुम लोग नाम सुने हो, गल्फ कंट्री, दुबई, अरब, ऐसा कुछ, ईरान, इराक, सऊदी, ठीक, ऐसे गल्फ कंट्री उसको बोलते हैं। गल्फ कंट्री का मीनिंग क्या है, वैसा कंट्री जिसके धरती के नीचे तेल का बहुत बड़ा भंडार है तो इधर भी नॉर्मल, ठीक। तो गल्फ कंट्री को जब पता चला कि वाओ, हम ही लोग के धरती के नीचे भगवान जो है नजर गड़ाए हुए थे, और हम ही लोग के धरती के नीचे क्या मिल चुका है, तेल। तो 1960-70 के दशक से तेल को जो है सोना के बराबर वैल्यू दिया गया, क्योंकि हर व्हीकल में क्या जरूरी है तुमको, तेल। मैं तो रखे रहो अपना राजदूत, फटफट करते रहेगा। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? अब मान लो कि 5 गल्फ कंट्री को पता चला कि मेरे जमीन के नीचे क्या है, तेल, कच्चा तेल है, उस बाद में रिफाइन हो जाएगा। ये पांचों क्या बोला कि सुनो, अगर हम लोग अलग अलग इस तेल को बेचेंगे ना तो हम ही पांचों में कंपटीशन होगा, और चूंकि हम जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में तेल हम ही पांचों के धरती के नीचे है, तो हम लोग अलग अलग जो बेचें, इससे अच्छा क्यों ना हम इकट्ठा होके बेचें। तो इकट्ठा होने से सर क्या होगा, सर इकट्ठा होने से ये होगा कि वो पांचों जब डिसाइड करेगा कि कितना तेल बाजार में दें, उसका कंट्रोल होगा। दूसरा, कितना प्राइस में वो तेल बिकेगा, उस पर भी कंट्रोल होगा। बोलो हाँ या ना,
हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तेल किसके पास है, वही पांचों देश के पास। अब किसी और देश को अगर तेल लेना है तो वो पांचों देश जो तय कर देगा दाम, उसी पे ना मजबूरी या जरूरी जो समझो लेना होगा। तो इस तरह के ग्रुप को या संगठन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेल। समझ में आया? और जो तुमको अभी हम ये तेल वाला बोले, बहुत चर्चित केस है जिसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर तुमको कार्टेल पूछे तो कार्टेल का बेहतरीन एग्जांपल क्या दे सकते हो, ओपेक। और भी चीज में हो सकता है, ठीक, पर ओपेक जो है सबसे बेहतरीन एग्जांपल है किसका, कार्टेल का। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? कार्टेल का मतलब समझ में आया? मतलब समझो कि चार अलग अलग गुंडा एक साथ होके महागुंडा बन गए, ऐसा टाइप का थोड़ा। टू एक्ट एज ए मोनोपोली टू अर्न प्रॉफिट ज्वाइंटली, क्योंकि पांचों मिलके करेगा तो बताओ पूरे विश्व के तेल के सप्लाई पे मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो पांचों में अगर अलग अलग रहता तो हो पाता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई देश मान लो किसी को बोलता है तुम अपना आदमी है, लाओ यार सस्ता में लाओ, सस्ता, ठीक है, फिर दूसरा को नुकसान, फिर दूसरा भी उस कंपटीशन के कारण उसको ही मजबूरी में सस्ता में बेचना पड़ता। समझ में आ रहा? तो इसीलिए वो कंपटीशन खत्म कर दिया, वो लाओ एक के हो जाएंगे, जो बात खत्म। ठीक, ये बता दिए। और चौथा ये हो सकता है मोनोपोली कैसे इमर्ज हो सकता है, कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो तुम कहाँ जहां से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, वो रॉ मटेरियल जो जैसे तुमको कल तुम ही लोग के क्लास में एग्जांपल दिए थे ना उसका, ताइवान का तुम लोगों ने जैसे ये सुने हो सेमीकंडक्टर, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में देखे वो पित्तल जैसा कोई चीज चमकता रहता, उसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर। और छोटका से लेके बड़का, हवाई जहाज से लेके वीडियो गेम तक, सब में वो लगता है सेमीकंडक्टर। और उस सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा भी विश्व में एक्सपोर्टर है ताइवान, चाइना का जो छोटका। ठीक है, अब बताओ अगर मान लो तुमको मोबाइल बनाना है और किसी देश का ताइवान के साथ रिश्ता खराब है, बैठे रहो स्विच बना के प्लास्टिक वाला, बैठो, देवे नहीं करेगा। ठीक है, बनाता और भी देश है पर परसेंटेज कम है, मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पोर्शन कौन बनाता है, ताइवान। तो बताओ उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर नाम के अगर हम कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं तो उस रॉ मटेरियल पे कंट्रोल अभी किसका, ताइवान का। देवे नहीं करेगा, बैठे रहो उलझते रहो, यहां तक कोई दिक्कत? अगला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, घनघोर इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, ध्यान से देखना। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का ना मतलब होता है भेदभाव। ठीक, जो लड़का लोग को अक्सर झेलना पड़ता है एज कंपेयर टू लड़की, स्कूल में खासकर हमको जैसा लगता। ठीक है, ठीक, क्या लिखा है, इट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस, ध्यान देना हम इसको हाईलाइट किए, डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर। पर मजेदार क्या है, सेम प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, छठ के टाइम अगर तुम 3 महीना पहले टिकट कटा लिए, मान लो एसी में यहां से दिल्ली का 1500 नॉर्मल किराया, पर उसी सेम बॉगी में सेम गद्देदार सीट तुम्हारा नॉर्मल 71 नंबर था, 72 नंबर का 500 रुपये एक्स्ट्रा लेता है कि नहीं तत्काल में? बताओ क्या सीट अलग था उसका, क्या उसका बॉगी पहले पहुंचेगा? ठीक, क्या उसका बर्थ उठ के पहले घसक जाएगा? प्रोडक्ट सेम पर दो अलग अलग कस्टमर, प्राइस दोनों से अलग अलग, भेदभाव हो रहा है कि नहीं? पर ये भेदभाव क्यों संभव है, क्योंकि ये कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट में फॉल कर रहा है, मोनोपोली। इसका मतलब अगर सवाल आ जाए कि किस फॉर्म ऑफ मार्केट में ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन संभव है, तो जवाब क्या होगा, मोनोपोली, और किसी में नहीं। समझ में आ रहा? और मोनोपोली, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग बायर से, और टाइम भी क्या है, सेम। एक के तारीख को बगल वाला ही बैठा है, एक के तारीख वही बैठा, इन्हें की 5 दिन आगे पीछे, सेम टाइम, डिफरेंट बायर, डिफरेंट प्राइस, सेम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, समझ में आता? अगला, और ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो 3 तरह का हो सकता है। पहला, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कोई आदमी को देखकर रंग बदल लिया, या आदमी को देख के भेदभाव हो रहा है। क्या, रेलवे के टिकट में ही सीनियर सिटीजन जो होता है या बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, उसका जो टिकट होता है वो सस्ते रेट में कट सकता है। नॉर्मल तुम लोग उस उम्र जब तक नहीं जाओगे नॉर्मल रेट दो। तो बताओ यहां जो भेदभाव हो रहा है पर्सनल नेचर पे, बोलो हाँ या ना। दूसरा,
प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तुम्हारे ही अभी जैसे ये बेगूसराय नगर निगम में बिजली का रेट अलग है, पर इसी में बेगूसराय नगर निगम के बाहर जो पड़ता है, जो शहरी इलाका से दूर है, जो गांव का इलाका है, उसमें जो मीटर होगा उसका पर यूनिट चार्ज अलग होगा। बिजली तो दोनों घर में एक के आदमी दे रहा है, पर दोनों से रेट अलग अलग ले रहा है कि नहीं। पर यहां भेदभाव का जो बेसिस बन रहा है वो क्या बन रहा है? प्लेस ही ना। शहर वाला से महंगा, गांव वाला से सस्ता। नहीं समझ में आता? ठीक। और तीसरा है यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कहां यूज कर रहे हो इस पे भी। कमर्शियल में रेट ज्यादा है और रेसिडेंशियल में रेट क्या है? कम है। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? इसी पे एक चुटकुला था। बिजली विभाग का आदमी जो है ना, केला खरीदने बोला 1 दर्जन केला दो, कैसे? तो बोला यूज कहां कीजिएगा पहले सो बताइए। अगर अपने खाइएगा 20 रुपए दर्जन, पूजा चढ़ाइएगा 30 रुपए दर्जन, ठीक, प्रसाद बनाइएगा 40 रुपए दर्जन। बोला ऐसा का है? तो बोला आप भी तो वही करते हैं। दुकान वाला को अलग, घर वाला को अलग, यो बड़का बड़का मान लो फैक्ट्री है उसको अलग, गांव में अलग। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे जो अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन ही ना, भेदभाव लेना है तो एक सबसे लो ना, अलग अलग तो जाओ अलग अलग। तो ये जो है ये क्या हो गया? यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही ना है। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा? तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ में आ रहा? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? भेदभाव। भेदभाव का मतलब क्या हो गया? एक ही प्रोडक्ट, अलग अलग बायर, अलग अलग प्राइस, सेम टाइम। और ये डिस्क्रिमिनेशन 3 तरह से किया जा सकता है। आदमी के बेसिस पे, जगह के बेसिस पे, यूज के बेसिस पे। समझ में आ रहा? आगे प्राइस, ये 2 बार प्राइस हो गया, ठीक है थोड़ा, ठीक। इन केस ऑफ मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड सेम थिंग, ये तो बता ही। मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री दोनों क्या है? एक ही है। फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री आउटपुट। एज ए रिजल्ट मोनोपोलिस्ट इज ए प्राइस मेकर एंड फिक्सेस इट्स ओन आउटपुट बाय चेंजिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब रेलवे जो है, ठीक, अपने प्रोडक्ट का अलग अलग दाम इसलिए रख पाता है क्योंकि अलग अलग टाइम पे जो मार्केट में सप्लाई होता है, ठीक, वो प्रोडक्ट अलग अलग है। जैसे तुम अगर ध्यान दो तो जो दिन का समय होगा उसमें ज्यादा ट्रेन राजधानी की ओर ज्यादा जाएगा, इंटरसिटी जैसे हर राज्य में चलता है। जैसे बेगूसराय इंटरसिटी, कटिहार इंटरसिटी, रात में तुमको नहीं मिलेगा, ये क्या मिलेगा? दिन में। छठ के टाइम अलग ट्रेन चलता है, स्पेशल ट्रेन, पूजा ट्रेन, ऐसा बोलता है नहीं, पूजा स्पेशल, ऐसा कुछ कर, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि रेलवे अलग प्राइस क्यों चार्ज कर पाता है? क्योंकि उसको पता है कि हमको अपना सप्लाई कैसा रखना। अगर अगर तुम सिंपल समझो, अगर रेलवे ये चाहे कि नहीं हम एक पटरी पे एक साथ जो है एक ट्रेन चलाएं, फिर दूसरा भी चलाएं, फिर तीसरा भी चलाएं, चला तो सकता है, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बताओ फिर उस केस में क्या हो जाएगा? सबको इजीली टिकट मिलने लगेगा, तो फिर प्राइस पे कंट्रोल रह पाएगा? नहीं। तब कोई तत्काल कटाएगा? सबको इसी जनरल वाला मिल जाएगा। 500 रुपये एक्स्ट्रा कैसे देगा? हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या हो गया कि मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट अपने प्राइस को कंट्रोल कैसे कर पाता है? अपने सप्लाई को चेंज करके। अगर सप्लाई यूनिफॉर्म रखे, जैसे मान लो जितना ट्रेन पूजा के टाइम चलता है, अगर वो नॉर्मली चलता रहे तो वेटिंग का जरूरी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा में कोई तत्काल में काहे खरीदेगा। लेकिन जैसे पूजा खत्म होता है वो क्या कर देता है? सप्लाई ये कम कर देगा, जाओ लो फिर मजबूरी में। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? यहां तक समझ आया? अब एक आखिरी चीज, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उससे पहले एक बार रिवीजन कर लो। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, 5 फीचर पढ़े। पहला सिंगल सेलर, समझ में आ रहा? सिंगल सेलर का मतलब एक ही सेलर है जो पूरे मार्केट को सप्लाई देता है। दूसरा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होने का मतलब क्या हो गया? उस प्रोडक्ट का दूसरा कोई अल्टरनेटिव उपलब्ध ही नहीं है। तीसरा रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, और ये रिस्ट्रिक्शन 3-4 तरह से हो सकता था, अभी देखे थे, गवर्नमेंट के द्वारा, पेटेंट के द्वारा, कार्टेल, ठीक है, और रॉ मटेरियल वाला।
उसके बाद था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या था? एक ही प्रोडक्ट, अलग अलग बायर, अलग अलग प्राइस, सेम टाइम। ठीक, इसको ठीक। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेलवे या मान लो मोनोपोलिस्ट जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर पाता? क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस का वो सिंगल सप्लायर है। ठीक, और आखिरी में क्या हो जाएगा? प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब चूंकि खुद इंडस्ट्री भी है और कुछ खुद फर्म भी है, तो प्राइस कितना किसका रहेगा वो तय खुद रेलवे ही करता है। और वो अपने हिसाब से प्राइस कैसे तय कर पाता है? क्यों? क्योंकि सप्लाई पे उसका क्या है? अधिकार है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? देखना, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, उसमें याद है डिमांड कर्व जो परफेक्ट कंपटीशन वाला में कैसा था? ऐसा कुछ नहीं था, ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बैल आदमी कल ही पढ़ाए थे, AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू P, ऐसा वाला। तो ऐसे ऐसे नहीं था डिमांड कर्व। अब वही वो डिमांड कर्व कल किस में पढ़े थे? मोनोपोली में। आज किस में पढ़ना है? ये सॉरी, कल पढ़े थे परफेक्ट कंपटीशन में, आज पढ़ना है किस में? मोनोपोली में। क्या लिखा है? ए मोनोपोलिस्ट हैज फुल फ्रीडम एंड पावर टू फिक्स प्राइस फॉर द प्रोडक्ट हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मतलब हम लोग ये जानते हैं कि मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल होता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मोनोपोलिस्ट के पास एकमात्र अधिकार है कि वो कितना प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करेगा। पर बट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मोनोपोली फर्म। तुम्हारे हाथ में सप्लाई ना है, डिमांड तो नहीं है। तुम खूब सप्लाई करो, लोग खरीदेगा तब ना। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया कि कोई मोनोपोली के पास हम मार्केट में सप्लाई कितना करेंगे इसका अधिकार भले, पर मार्केट उस सप्लाई में से कितना डिमांड को एक्सेप्ट करेगा उस पर तो अधिकार नहीं। इसलिए क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट टू बी सोल्ड मोनोपोलिस्ट विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस। इसीलिए अगर मोनोपोलिस्ट फर्म अपने आउटपुट मतलब सेल को बढ़ाना चाह रहा है तो उसको कहीं ना कहीं अपने आगे वाले आउटपुट के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, अगर मान लो तुम 1 से 5 यूनिट 100 रुपया में बेच दिया और 5 से ज्यादा बेचना है, मान लो 5 प्लस, तो हो सकता है इस 100 को घटा के तुमको कितना करना पड़े? 95। अगर मान लो 20 से ज्यादा बेचना है तो तुमको कितना करना पड़े? 90। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में अगर तुम प्राइस को, ये आउटपुट को या सेल को बढ़ाना चाह रहे हो तो तुमको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइस को घटाना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? और जो फर्म अपने आउटपुट को प्राइस को घटाकर बढ़ाए उसका हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। याद कर लो हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा? कल परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखे थे ना, पहला यूनिट भी मैगी का 5 रुपया में ही बिका था, 5वां भी 5 में ही बिका था। तो बता उसको 5वां बेचने के लिए क्या दाम को 4 भी करने का जरूरी पड़ा? इसीलिए ना उसका डिमांड कर्व कैसा था? पैरेलल। पर इस केस में तुम सप्लाई कितना करोगे इस पे अधिकार है, पर अगर तुमको एक्स्ट्रा यूनिट बेचना है तो तुमको कहीं ना कहीं दाम को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब जब जैसे ही दाम घटेगा तो क्या बोल सकते हैं कि सर अगर आउटपुट बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा फर्म जो आउटपुट बढ़ाएगा वो मोनोपोली में अगर फॉल करता है तो उसको कहीं ना कहीं प्राइस को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। इसीलिए यहां पे 2 कर्व का चर्चा है। अच्छा, यहां लाइन क्या लिखा है, अब समझ में आ रहा है? मोनोपोली फर्म फेसेस से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? अभी बताए, ये ऊपर से नीचे ही डाउनवर्ड ही ना जा रहा। क्यों? क्योंकि अगर आउटपुट बढ़ाना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। पर एक घनघोर इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां एकदम लाले लाल किए हुए, क्या?